क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छी इनकम जरूरी है? क्या सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए? या फिर पैसे से जुड़ी सफलता कुछ और चीजों पर निर्भर करती है? मॉर्गन हाउसल की किताब डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही समझाती है कि धन की समझ सिर्फ गणित और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता, माइंडसेट, व्यवहार, बिहेवियर और निर्णय लेने की क्षमता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। पैसा यह तर्क का नहीं, भावनाओं का खेल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे के मामले में जो गणित में अच्छा है वही अमीर बनेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि धन का सही प्रबंधन तर्क से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। कई बार बुद्धिमान लोग भी गलत आर्थिक फैसले लेते हैं क्योंकि उनके निर्णय भावनाओं, धारणाओं और पिछले अनुभवों से प्रभावित होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी आर्थिक सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर कि आप अपने पैसे को लेकर कैसा व्यवहार करते हैं। क्यों है यह किताब खास? मॉर्गन हाउसल इस किताब में पैसों से जुड़े 19 गहरे पाठ, लेसन्स बताते हैं, जो न केवल इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में हमारी सोच को बदलते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम पैसे के साथ बेहतर और समझदारी भरा रिश्ता बना सकते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि पैसा सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने का भी उतना ही महत्व है। हर व्यक्ति का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है और यह नजरिया उसके जीवन के अनुभवों से बनता है। आर्थिक निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते, बल्कि यह भावनाओं, डर, लालच और उम्मीदों से प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक धैर्य रखना, पेशेंस और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग की ताकत को समझना आपको वित्तीय रूप से सफल बना सकता है। असली अमीरी सिर्फ पैसे के ढेर से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आजादी है या नहीं। चैप्टर 1। कोई भी उतना पागल नहीं होता जितना आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को इतने अजीब तरीके से क्यों खर्च करते हैं? कोई करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाता है, तो कोई मामूली वेतन में भी करोड़पति बन जाता है। ऐसा क्यों? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि पैसे को लेकर हमारा हर फैसला तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के अनुभवों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति 1950 के दशक में पैदा हुआ, जिसने मंदी, रिसेशन और गरीबी देखी, जबकि दूसरा व्यक्ति 1990 के दशक में पला बढ़ा, जिसने आर्थिक उछाल, इकोनॉमिक बूम देखा। दोनों का पैसा कमाने और खर्च करने का नजरिया कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। पहला व्यक्ति पैसे को बचाने में यकीन रखेगा, सुरक्षा ढूंढेगा, निवेश में सतर्क रहेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसने जीवन में सिर्फ आर्थिक बढ़त देखी है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई गलत है? जवाब है नहीं। हम पैसा वैसे ही देखते हैं जैसे हमने उसे अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। यह किसी गणितीय फॉर्मूला से नहीं चलता। इसलिए जब आप किसी को पैसे के मामले में कोई बेवकूफी भरा फैसला लेते देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि वह वास्तव में बेवकूफी कर रहा हो सकता है कि उसके पास वह अनुभव ही ना हो जो आपको मिला है। मॉर्गन हाउसल एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, रॉनी और केंट की। रॉनी एक मामूली सफाई कर्मचारी था। उसका कोई हाई फाई बिजनेस नहीं था, न ही कोई महंगी डिग्री, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी बचत, सेविंग्स और निवेश इन्वेस्टमेंट्स में बिताई। नतीजा, जब उसकी मृत्यु हुई तो वह करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया। दूसरी तरफ केंट एक बेहद सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर था। आलीशान गाड़ियां, महंगे बंगले, बड़ी बड़ी पार्टियां, उसके पास सब कुछ था। लेकिन अचानक एक गलत फैसले ने उसे कंगाल बना दिया। अब सोचिए, कौन ज्यादा समझदार था? रॉनी, जिसने अपने सीमित संसाधनों में भी संपत्ति बना ली, या केंट, जिसने लाखों कमाकर भी कुछ नहीं बचाया? यही इस अध्याय की असली सीख है। अमीर बनने और अमीर बने रहने की मानसिकता अलग होती है। लोग पैसे के बारे में अपने नजरिए से सोचते हैं। कुछ लोग इसे बचाने की चीज मानते हैं, तो कुछ इसे खर्च करने की। कुछ लोग निवेश में जोखिम उठाते हैं, तो कुछ सिर्फ सुरक्षित जगहों पर पैसा रखते हैं। और हम अक्सर दूसरों को उनके फैसलों के लिए जज कर बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी उतना पागल नहीं होता जितना आप सोचते हैं। हर कोई अपने अनुभवों से सीखकर पैसे को संभालता है।
इस अध्याय को पढ़कर एक बात तो साफ हो जाती है, दूसरों के वित्तीय फैसलों को देखने से पहले हमें समझना होगा कि वे किस माहौल में पले बढ़े हैं, उनकी जिंदगी कैसी रही है। तभी हम सच में यह समझ पाएंगे कि पैसा सिर्फ तर्क से नहीं चलता, बल्कि यह हमारे अतीत, हमारे डर और हमारी उम्मीदों से भी प्रभावित होता है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, सफलता की अनकही कहानियां। हम अक्सर मानते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वे अपने हुनर और मेहनत की वजह से वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी सफलता के पीछे किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क की कितनी बड़ी भूमिका होती है? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में यही बताते हैं कि हर सफलता की कहानी सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं होती और हर असफलता सिर्फ गलतियों की वजह से नहीं। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कैसे बने, तो आप कहेंगे उनकी मेहनत, उनका टैलेंट, उनका विजन। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि उनके हाई स्कूल में पूरे अमेरिका में सबसे पहले कंप्यूटर आया था, तब? जी हां, जब 1968 में ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर का नाम तक नहीं था, तब बिल गेट्स के स्कूल, लैकसाइड स्कूल, सिएटल में एक एडवांस कंप्यूटर मौजूद था। अगर वे किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ जन्म ही न लेता। इसका मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि उनकी सफलता में भाग्य, लक का भी उतना ही बड़ा हाथ था। अब एक दूसरी कहानी सुनिए, केंट, जो एक शानदार इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने सही समय पर सही निवेश किए, करोड़ों कमाए। लेकिन फिर एक दिन उसने एक हाई रिस्क डील में अपना पूरा पैसा झोंक दिया। वह डील फेल हो गई। देखते ही देखते उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई। अब क्या आप कहेंगे कि वह मूर्ख था? शायद नहीं, क्योंकि जब वह अपने सारे फैसले ले रहा था तब उसे भी यही लगा था कि वह सही कर रहा है। लेकिन जहां बिल गेट्स को उनकी सफलता के लिए भाग्य ने सहारा दिया, वहीं केंट की असफलता में जोखिम, रिस्क ने उसे गिरा दिया। किस्मत और जोखिम दो पहलू हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सफलता में किस्मत को भूल जाते हैं और असफलता में सिर्फ गलतियों को गिनते हैं। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि जब हम किसी की सफलता को देखते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह सिर्फ टैलेंट और मेहनत की वजह से वहां तक पहुंचा है या फिर भाग्य ने भी उसका साथ दिया। और जब हम किसी असफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसे सिर्फ उसकी गलतियों के लिए जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वह सही था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सही समय पर सही मौके नहीं आए होते, तो क्या आप वहां होते जहां आज हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर किसी ने जिंदगी में कई गलत फैसले लिए, तो जरूरी नहीं कि वह बेवकूफ था। हो सकता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरों की असफलता को बहुत ज्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो हम आज हैं उसमें हमारे टैलेंट के साथ साथ हमारा भाग्य और जोखिम भी उतना ही बड़ा किरदार निभाते हैं। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता, लालच का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितना भी कमा लें, फिर भी वे संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्यों अरबपति लोग भी और ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, भले ही उनके पास पहले से इतना हो कि वे 100 जिंदगियां भी ऐश में जी सकें? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में लालच, ग्रीड और कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ की मानसिकता पर गहराई से बात करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण नौकरी कर रहे हैं। हर महीने ठीक ठाक सैलरी मिलती है, खर्चे भी आराम से निकल जाते हैं। फिर आपको प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है। अब आप थोड़ा और महंगा फोन खरीदते हैं, बेहतर कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ी लेने का सपना देखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी सैलरी और बढ़ती है, तब भी आपको लगता है कि आपको और चाहिए। जो चीज एक समय पर आपको लगती थी कि बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, वह अब छोटी लगने लगती है। यही इंसानी फितरत है। हमें कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर थोड़ा और मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय में लेखक एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, जॉन बोगल और एक अरबपति हेज फंड मैनेजर की। एक बार जॉन बोगल ने एक बेहद अमीर व्यक्ति के बारे में सुना जिसके पास इतना पैसा था कि उसने एक ही दिन में हेज फंड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से ज्यादा कमा लिया।
लेकिन उनके दोस्त कर्ट वॉन गेट ने उनसे एक शानदार बात कही। उस आदमी के पास भले ही हमसे ज्यादा पैसा हो, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी। पर्याप्त महसूस करने की क्षमता, द सेंस ऑफ इनफ। और यही इस अध्याय की असली सीख है। अगर आप हमेशा थोड़ा और की तलाश में रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक धावक फिनिश लाइन तक पहुंचते ही उसे आगे एक नई फिनिश लाइन दिखने लगे। अब सोचिए, आपने कितनी बार सोचा है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब सैलरी 50,000 हुई तो आपको लगा कि यार 1 लाख होती तो और अच्छा होता। फिर 1 लाख होने के बाद आपको 2 लाख की चाहत हुई। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसी लालच ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे कुछ लोग जो पहले से ही करोड़पति होते हैं, वे और ज्यादा पाने के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। उनका कहना है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब कहना है कि बस अब मेरे पास पर्याप्त है। सोचिए, अगर आपके पास हर वो चीज है जो आपको खुशी देती है, अच्छा घर, परिवार, स्वास्थ्य और शांति, तो क्या आपको वाकई और की जरूरत है? या फिर आप सिर्फ दूसरों से तुलना करके खुद को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? पर्याप्त महसूस करने की ताकत जिसे मिल जाती है, वही असली अमीर होता है। बाकी सब सिर्फ इस अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। चैप्टर 4, समय का जादू, धैर्य ही असली शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफेट आखिर इतना पैसा कैसे बना पाए? क्या वे सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर थे? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला था जो बाकी दुनिया के पास नहीं था? नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी समय, टाइम और धैर्य, पेशेंस। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। यह एक ऐसा जादू है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और इसी वजह से वे अमीर बनने का असली राज भी नहीं समझ पाते। कल्पना कीजिए, आप 10,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और इसे 30 साल तक छूते भी नहीं। अगर आपका निवेश सालाना 12% की दर से बढ़ता रहे तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि यह रकम ज्यादा से ज्यादा 36 लाख रुपए होगी, लेकिन नहीं, यह करीब 3 करोड़ रुपए होगी। और अगर आपने 40 साल तक इसे ऐसे ही छोड़ा तो यह 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। यह सिर्फ और सिर्फ समय और धैर्य का खेल है। अब अगर वॉरेन बफेट की बात करें तो उनकी असली सफलता इसलिए नहीं थी कि वे सबसे होशियार निवेशक थे, बल्कि इसलिए थी कि उन्होंने निवेश बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था और उसे 80 से 90 साल तक जारी रखा। सोचिए, अगर उन्होंने 30 से 40 साल की उम्र में ही पैसा निकाल लिया होता तो क्या वे इतने अमीर बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत थी समय का जादू। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह गलती कर बैठते हैं। हम जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जल्दी रिटर्न, क्विक रिटर्न्स चाहते हैं, और जब थोड़ा सा फायदा होता है तो तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। हम लंबी रेस की घोड़ा बनने की बजाय छोटी छोटी जीतों पर खुश हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो क्या आप अगले ही दिन उससे फल पाने की उम्मीद करते हैं? नहीं। आपको सालों तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और फिर जाकर वह पेड़ बड़ा होता है और आपको फल देता है। निवेश भी ऐसा ही होता है। अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो पैसा आपके लिए वही करेगा जो सूरज और पानी पेड़ के लिए करते हैं। यह बढ़ेगा, फैलेगा और आपको ऐसी संपत्ति देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि इंसान को धैर्य रखना बहुत मुश्किल लगता है। हम आज ही रिजल्ट चाहते हैं। हमें तुरंत अमीर बनने की चाह होती है और इसी वजह से हम जल्दी जल्दी गलत फैसले ले लेते हैं। कई लोग शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी गिरावट आती है तो वे डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग रुकते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बढ़ने देने का धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। जो लोग यह समझ जाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा जादू है, वे असली अमीर बनते हैं, क्योंकि पैसा तभी असली ताकत बनता है जब उसे समय दिया जाता है। चैप्टर धन का असली मूल्य, आजादी। सोचिए,
अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप सुबह अपनी मर्जी से उठें, दिन भर वही करें जो आपको पसंद है और किसी के आदेश पर न चलना पड़े, तो क्या यही असली अमीरी नहीं होगी? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि धन का असली मूल्य महंगी गाड़ियों, आलीशान घरों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, फ्रीडम में है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा ऐशो आराम। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वह व्यक्ति जो करोड़ों कमाता है लेकिन दिन रात अपने बॉस की डांट सुनता है, असली अमीर है? या फिर वह व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है लेकिन अपने समय का मालिक खुद है, ज्यादा अमीर है? मनी का सबसे बड़ा पावर यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने दिन कैसे बिता सकते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि इतिहास में जितने भी सबसे खुशहाल और सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि उनकी चॉइस थी। उनके पास यह फैसला करने की आजादी थी कि वे कब काम करेंगे, कब आराम करेंगे और किसके साथ अपना समय बिताएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हम इस आजादी को पहचानते नहीं हैं। हम पैसा कमाते हैं, फिर और ज्यादा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं और इस चक्कर में खुद को एक ऐसे गोल्डन केज में कैद कर लेते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर किसी को हर दिन 12 से 14 घंटे काम करना पड़े, सिर्फ इसलिए कि वह अपने ऊंचे खर्चों को संभाल सके, तो क्या वह असली अमीर हुआ? या फिर वह व्यक्ति जो साधारण जिंदगी जीता है लेकिन उसके पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी है, असली अमीर कौन है? पैसा आपके लिए टाइम खरीद सकता है और यही सबसे बड़ी लग्जरी है। मॉर्गन हाउसल की एक कहानी इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक इंसान जो करोड़पति था, वह दिन रात अपने बिजनेस में उलझा रहता था। छुट्टियां लेना मुश्किल था, परिवार को वक्त देना मुश्किल था। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो उतना अमीर नहीं था, लेकिन उसने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से सेट किया कि उसे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करना पड़ता था, बाकी समय वह अपनी मर्जी से जी सकता था। अब सोचिए, कौन ज्यादा अमीर है? असल में पैसा कमाने का मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने समय पर कंट्रोल पा सकें। अगर आपका पैसा आपको अपने ही समय का गुलाम बना रहा है, तो वह अमीरी नहीं, बल्कि एक नई गुलामी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसा कमाने का असली उद्देश्य स्वतंत्रता हासिल करना होना चाहिए, न कि बस दिखावे की दौड़ में भागते रहना। क्योंकि जब आपके पास यह आजादी होती है कि आप अपने दिन कैसे बिताएंगे, तभी आप सच में अमीर होते हैं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्चने का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, माइंडसेट, धैर्य, पेशेंस और व्यवहार, बिहेवियर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ ज्यादा इनकम नहीं, बल्कि सही वित्तीय आदतें, फाइनेंशियल हैबिट्स और सही फैसले, राइट डिसीजंस हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, समझदारी से इन्वेस्ट करिए और अपने समय के मालिक बनिए।